नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ सेल और थ्योरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, जिसमें सेल का डिफिनेशन बताया गया है, सेल एक्चुअली में कहाँ से डिराइव्ड हुआ उसको बताया गया है। यानी सेल से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी बातें थी, इंट्रोडक्शंस था, वो हमने बताया है। आज पहला टॉपिक मैक्रोस्कोप है। अब ये सेल में मैक्रोस्कोप कहाँ से आ गया? देखिए बच्चों, मैक्रोस्कोप मतलब एक डिवाइस है, जिस डिवाइस के मदद से हम किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स को बड़ा करके हम देखते हैं, उसी को हम मैक्रोस्कोप बोलते हैं। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग जानते हैं, अगर हमको सेल के बारे में पढ़ना है तो हमको देखना ही होगा सेल। बिना देखे किसी चीज़ को हम कैसे पढ़ सकते हैं? इतना छोटा सा चीज़ है वो, इतना छोटा, एक पार्टिकल के बराबर है, बहुत छोटा, और उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है तो हमें उसको देखना होगा, तब ना हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, कैसा एक्टिविटी करता है, किस तरह फंक्शंस करता है, क्या क्या चीज़ होता है उसमें। तो सबसे पहले हमको देखना होगा। तो इतने छोटे पार्टिकल्स तो हम अपने खुले आँख से तो देख ही नहीं सकते हैं। तो कैसे देखें? तब जाके हम लोगों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी हम लोग देख सकते हैं, जिसके मदद से उसी डिवाइस को हमने मैक्रोस्कोप बोला। देखिए, मैक्रोस्कोप की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट कॉर्ड में अच्छे डिटेल से हम बता रहे हैं आप लोगों को। इस दुनिया में एक देश था पहले, अभी भी है, पर अब कुछ और नाम है, पहले कुछ और नाम था। पहले इसका नाम हॉलैंड था। हॉलैंड एक तरह का कंट्री है, जिस कंट्री में एक शहर है, एक टाउन है, जिस टाउन का नाम है मिडिलवर्ड। वो टाउन पूरी दुनिया में फेमस था एक समय, चश्मा, स्पेक्टेकल्स बनाने के लिए। जिस तरह राजस्थान में जयपुर है, तो जयपुर को बहुत प्रसिद्ध है। वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पे हवा महल है। किस नाम से प्रसिद्ध है? पिंक सिटी के नाम से। उसी तरह मिडिल वर्ल्ड जो हॉलैंड कंट्री में है, वो स्पेक्टिकल मेकिंग में मशहूर था, फेमस था। वहां पे बहुत सारे दुकान लगाए जाते थे चश्मा बेचने के लिए। उसी दुकानों में से एक दुकान दो भाई मिलकर करता था। एक भाई का नाम है जेट जॉनसन और दूसरे भाई का नाम है एच जॉनसन। ये दोनों भाई ये दुकान में चश्मा बनाया करता था और बेचा करता था। लगभग ये 1590 1590 की बात है। ये अपने दुकान में कुछ छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए 500 टाइम बड़ा करके देखने के लिए एक छोटा सा लेंस बनाया, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, जिसके बदौलत हम किसी छोटे पार्टिकल्स को बड़ा करके देख सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा है जेट जॉनसन। रुकिए बच्चों, जेट जॉनसन, एच जॉनसन लगभग 1590 में डेवलप्ड किया अ वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले। और यहाँ पे हमने लिख दिया है ब्रैकेट में कि 500 गुना 500 गुना ये जो
मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसका मतलब कि कितना टाइम्स बड़ा करके देख सकता है। तो कितना टाइम्स? किसी पार्टिकल्स को आप 500 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं इस सिंपल माइक्रोस्कोप से। लेकिन ये माइक्रोस्कोप काफ़ी नहीं है इतने छोटे यानी सेल को देखने के लिए। तब फिर बाद में जब सेल का पूरे डिटेल स्ट्रक्चर को आपने स्टडी किया, वो किसके मदद से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से, जिसका डिस्कवर किया नॉल एंड रस्का ने लगभग 1932 में। इसलिए हमने लिखा है नॉल एंड रस्का in 1932 developed and discovered इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यही वो माइक्रोस्कोप है जिसके वजह से आज सेल के हर एक पार्ट को हम पढ़ पाते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर पाते हैं। इस माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने के बाद ही, इन्वेंशन होने के बाद ही हमने सेल के पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटेल से स्टडी कर पाया। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर भी लगाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ये लाइट माइक्रोस्कोप है जो आजकल चलता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसका रेजोल्यूशन पावर बहुत कम होता है, बहुत कम, और जिसका मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कंपेयर में, लेकिन रेजोल्यूशन पावर इसका ज़्यादा होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैग्नीफाइंग पावर, ये रेजोल्यूशन पावर क्या होता है। तो ये फिगर को याद रखिए, अगर आप कहीं भी देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर को तो आप समझ पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और इस तरह का स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये एक लाइट माइक्रोस्कोप है। मैं आपको दोनों में डिफरेंस करके बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, किससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल्स को हम स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, ये लाइट माइक्रोस्कोप और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम कुछ फीचर को लेंगे और उस फीचर के आधार पर, उस गुण के आधार पर दोनों माइक्रोस्कोप के बीच कंपेयर करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज को जानेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला है कि लाइट माइक्रोस्कोप में किस तरह का रेडिएशन यूज किया जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस तरह का रेडिएशन यूज किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, लाइट मतलब फोटोन का यूज किया जाता है। फोटोन तो जानते हैं, लाइट जिस पार्टिकल से बना होता है उसी को हम फोटोन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम से ही पता चलता है, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है, जिसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं लेम्डा से, उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है इन द कंपैरिजन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ हाई होता है। दूसरा है मैग्नीफाइंग पावर। देखिए बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर मतलब किसी चीज को आप कितना गुना ज्यादा बड़ा कर कितना टाइम्स बड़ा करके आप देख पाएंगे, उसी को हम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर 1000 से लेकर 1500 गुना ज्यादा बड़ा करके आप देख सकते हैं।
और वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लगभग 1 लाख टाइम्स ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ। इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हम सेल का स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी कर पाए। तीसरा है रेजोल्यूशन पावर। ये रेजोल्यूशन पावर क्या होता है? अच्छे अच्छे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, आप लोग समझिए। रेजोल्यूशन पावर किसी पार्टिकल्स जो कि आपस में बहुत नज़दीक में रहेगा, नज़दीकी या दूरी पार्टिकल्स को डिफरेंस करके आप अगर देख पाते हैं, उसी को हम रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। नहीं समझे? देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, एक पार्टिकल है और दूसरा एक पार्टिकल है यहीं पे, ठीक है। और दोनों के बीच डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों के बीच डिस्टेंस 10 पे पावर -1 है। 10 पे पावर -1 माइक्रोमीटर है। क्लियर? तो क्या लगता है, दोनों पार्टिकल्स के बीच बहुत कम डिस्टेंस है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस? बहुत कम डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस। इतना कम डिस्टेंस कि आप देख नहीं पाएंगे कि इस दोनों के बीच डिस्टेंस है भी कि नहीं है। अब आपको पता करना है कि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना। अब इस दोनों पार्टिकल्स को आपको स्टडी करना है। ये दोनों पार्टिकल, ये पार्टिकल्स में किस तरह का फीचर है, इस पार्टिकल्स में किस तरह का फीचर है। दोनों पार्टिकल्स को आप डिफरेंस करके देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप अगर देखिएगा तो आपको लगेगा, अगर आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो आपको इतना कम डिस्टेंस है कि आप अगर माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे ना, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच लगेगा ये नहीं कि दो पार्टिकल्स है। यहाँ पे इतनी कम डिस्टेंस लगेगा कि दोनों पार्टिकल एक ही है, एक ही पार्टिकल है, ऐसा लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच इतना कम डिस्टेंस है। लेकिन है एक्चुअल में दो पार्टिकल्स, एक्चुअल में 2 पार्टिकल्स है। तब उस शर्त पे आपको अलग अलग करके, आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग बड़ा करके देखने वाला माइक्रोस्कोप आपको चाहिए। तब जाके ये दोनों अलग अलग करके आप देख पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं बल्कि 2 पार्टिकल है। तो कम डिस्टेंस होने के बावजूद भी आप उस चीज को अलग करके देख रहे हैं। किस माइक्रोस्कोप से? जिस भी माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं, इसका मतलब उस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा है। जिस भी माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आप किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी बड़ा करके आप देख सकते हैं। नजदीकी पार्टिकल्स को भी आप डिफरेंस यानी अलग अलग करके देख सकते हैं। इसीलिए हमने रेजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप का भी बताया है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी बताया है। देखिए, लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर 0.2 माइक्रो एम्पियर होता है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लिख दीजिए। 0.2 माइक्रो एम्पियर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर 0.5 नैनोमीटर होता है और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁻⁹, यहाँ पे 10⁻⁻⁶, कौन कम से कम है? 10⁻⁻⁹, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल का के बीच का जो डिस्टेंस वो बहुत कम है, फिर भी हम देख पा रहे हैं। किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वजह से। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होने के बाद तब देखते हैं हम, इसका मतलब इसका रेजोल्यूशन पावर कम है, इसका रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ छोटे से छोटे पार्ट के बीच डिस्टेंस होने के बावजूद भी हम देख पाते हैं। ये बात याद रखिए, जिसका रेजोल्यूशन पावर कम उसको हम ज़्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत कम डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स को भी हम अच्छा से दिखा पाता है। लेकिन जिसका रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगा वो उससे थोड़ा कम माइक्रोस्कोप होगा, वो थोड़ा कम अच्छा डिवाइस होगा।
समझ गए बच्चों? अगला फीचर है सेल स्टडी। किस माइक्रोस्कोप में हम किस तरह का सेल का हम स्टडी कर पाते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ और सिर्फ डेड सेल का ही स्टडी कर पाएंगे, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में हम लिविंग सेल और डेड सेल दोनों को अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। अब आता है कि क्या बात हुई सर डेड सेल? देखिए, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ होता है। जब आप किसी सेल पर इलेक्ट्रॉन्स का बीम को उस पर गिराएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के वजह से वो सेल मर जाएगा। अगर लिविंग सेल भी है तो वो भी डेड हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है लिविंग सेल को हम स्टडी नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। समझे बच्चों? तो ये था लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच कुछ डिफरेंस। तो आपको याद होना चाहिए कि ये फीचर्स के आधार पर क्या क्या डिफरेंस है। रेडिएशन किस तरह का यूज़ करते हैं हम दोनों माइक्रोस्कोप में, दोनों माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या क्या होता है, रेजोल्यूशन पावर क्या होता है, किसका ज़्यादा किसका कम होता है। रेजोल्यूशन पावर ये नहीं समझ पाता है बच्चा, तो आप समझिए जिसका रेजोल्यूशन पावर जितना कम उतना ज़्यादा बेटर माइक्रोस्कोप, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम से कम होगा तो उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप है। और डिस्टेंस ज़्यादा है तब देख पा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हुआ। कम डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स को भी अलग अलग करके देखो तब ना अच्छा है। तो इसी वजह से जिसका रेजोल्यूशन पावर कम वो ज़्यादा बेटर माइक्रोस्कोप, और जिसका रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा हो। तो समझ जाइए बच्चों आप लोग। तो ये था माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ बातें। अगला है डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। किसने किसने और कैसे कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ, कैसे इस दुनिया में सेल आया, सेल का नाम सेल ही कौन रखा और किस तरह रखा गया, ये सारी चीज़ को हम पढ़ेंगे। देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल की कहानी में सबसे पहला व्यक्ति अगर है तो वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक लगभग 1665 में इसने डिस्कवरी किया। देखिए, ये लंदन के रहने वाले थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस वक्त का। तो इसने फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन में का फाउंडर था, ये उसका स्थापना इसने किया था। यही फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी है जो आज के ज़माने में बहुत बड़ा लैब है, जिसमें बहुत अनेक अनेक बायोलॉजिकल चीज़ों का डिस्कवरी होता है, वहाँ पे रिसर्च होता है, वहाँ पे हर चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। यही फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, जिसके संस्थापक फाउंडर कौन थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसी ने इसका बुनियाद डाला था। सेल का नाम सेल भी रॉबर्ट हुक ने ही रखा, रॉबर्ट हुक ने ही नहीं रखा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रखा है। जब ये माइक्रोस्कोप को और थोड़ा सा इसके लेंस के पावर को और बढ़ाया और बढ़ाकर जब एक डेड सेल को देखा, डेड सेल, आपको पता होगा पहले ज़माने में बॉटल में अगर कुछ रखते थे तो बॉटल के ढक्कन अगर खो जाता था, उस ढक्कन के रूप में हम लकड़ी, कोई सूखा लकड़ी को हम घुसा देते थे जो ढक्कन की तरह काम करता था। उसी को हम बॉटल कॉर्क बोलते हैं। तो बॉटल कॉर्क एक तरह का सूखा लकड़ी है। तो जब सूखा लकड़ी है तो मतलब मरा हुआ है, उसमें जान नहीं है, वो डेड सेल है, उसके अंदर सेल भी डेड होगा। जी हाँ, उसी बॉटल कॉर्क को लिया, उस बॉटल कॉर्क का एक छोटा सा स्लाइस काटा और उस स्लाइस को काट कर, मैं आपको आगे दिखाऊंगा फिगर। देखिए यहाँ पे फिगर मैंने दिखाया, ये देखिए, ये बॉटल कॉर्क का कॉर्क है जिसका छोटा छोटा स्लाइस काटा है। ये देखिए 4 को स्लाइस हमने छोटे छोटे पतला पतला स्लाइस को देखा।
इस छोटे छोटे स्लाइस को हमने मैक्रोस्कोप, वो जो भी मैक्रोस्कोप उसके पास था उस मैक्रोस्कोप के पास ले गया, वहाँ पे देखना स्टार्ट किया। जब उसने देखना स्टार्ट किया तो ये देखिए, मान लेते हैं उसके अंदर एक सेल दिखा, और उस सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे इसको कमरा का स्ट्रक्चर दिखा, रूम स्ट्रक्चर दिखा, जो कि एकदम खाली था। ये एक होलो स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है। क्या है? होलो स्फीयर है, खाली स्ट्रक्चर दिखा इसमें। जब इसी खाली स्ट्रक्चर को और फिर देखने लगा माइक्रोस्कोप में, तो उसको बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखा, ढेर सारा, बहुत सारा हेक्सागोनल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखा, या उसको मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर दिखा। ऐसा ऐसा ढेर सारा स्ट्रक्चर देखिए, एक हेक्सागोन, दो हेक्सागोन, तीन हेक्सागोन, चार हेक्सागोन, ऐसा ऐसा कितने सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसको दिखा। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तो दिखा, लेकिन इसके अंदर जो ये स्पेस है, ये जो खाली जगह, ये जो वॉल्यूम है, क्या इस वॉल्यूम के अंदर भी कुछ मिला होगा उसको? नहीं, कुछ नहीं मिला, एकदम खाली खोखला होलो मिला उसको। इसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होलो है, खोखला स्ट्रक्चर है, उसी खोखले स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का नाम रख दिया क्या? सेल। क्या नाम रखा इसने? सेल। वहीं से इस सेल का नाम सेल पड़ा। तो देखिए, ये सेल जो डिराइव उसके माइंड में आया, कहाँ से आया? लैटिन में एक वर्ड है सेलुला, लैटिन में एक वर्ड है सेलुला। सेलुला, लैटिन वर्ड में सेलुला को हम रूम कहते हैं। इस सेलुला से ULA, उला वाला पार्ट को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? सिर्फ सेल बचेगा। सेलुला मतलब रूम, सेलुला मतलब रूम, तो सेल मतलब क्या होगा भाई? छोटा रूम, लिटिल रूम। और सेल में जो उसको दिखा, उस बॉटल कॉर्क के थीन स्लाइड में जो दिखा, वो बड़ा रूम थोड़े ना है, छोटा सा रूम है। इसी वजह से उसका नाम सेलुला नहीं रख के सेल रखा उसने। तो इस तरह से हम जानते हैं कि सेल का नाम सेल क्यों पड़ा, और किसने रखा, और कैसे रखा। ओके, अब आप बताइए, यहां पे मैंने फिर से लिखा है कि क्वाइंड वर्ड सेल, क्वाइंड वर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिस्क्राइब द होलो बॉक्स लाइक, खोखला बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उसको मिला, उसके वजह से नाम रखा उसका नाम सेल, क्योंकि रूम की तरह स्ट्रक्चर दिखा उसको। आखिर वो जो कॉर्क, सूखा जो लकड़ी लिया, वो किस प्लांट? ओक प्लांट। ये जो ओक यहाँ पे लिखे हैं, ओक प्लांट है, ओक प्लांट्स का ही वो सूखा लकड़ी था, उसी में उसने देखा था। आपको मैं बता दूं कि सेल, उसने जो भी ऑब्जर्व किया था सेल के बारे में, वो जो भी चीज जाना, जो भी चीज वो रिसर्च किया उस वक्त, सारी बातें उसने अपने एक बुक में लिख डाला है, जो बुक अब तक है, जिस बुक का नाम है मैक्रोग्राफिया। क्या नाम है? मैक्रोग्राफिया। तो ही पब्लिश द फिगर दैट ही ऑब्जर्व, जो भी इसने ऑब्जर्व किया मैक्रोस्कोप में, और उसको सब पब्लिश कर दिया किसमें? एक बुक में, जिसका नाम क्या है? मैक्रो। तो अगर आपको पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सा बुक पब्लिश किया गया है, तो आप बोलिएगा मैक्रोग्राफिया, जिसमें सेल से रिलेटेड जो भी उसने ऑब्जर्व किया इसमें लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ तक आपने जान लिया कि कैसे सेल आया है। तो अब ये एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो होलो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखा उसको, तो वो डेड सेल दिखा या फिर लिविंग सेल दिखा? डेड सेल दिखा। अरे सूखा लकड़ी लिया था, तो उसके अंदर जो भी सेल होगा, जब लकड़ी ही मरा हुआ है तो सेल भी तो मरा हुआ होगा ना।
तो सेल जो सेल, अब ये सेल है, उसने सेल देखा, अब इस सेल के जो यहाँ पे होलो स्फीयर में देखा, उसको कुछ मिला नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मिला उसको, एकदम खाली खोखला मिला। तो एक्चुअल में उसने देखा क्या, इस चीज को, इस वाल को देखा। आपको पता होना चाहिए ये वाल जो कि प्लांट का है, प्लांट ही, वो जो कॉर्क लिया वो प्लांट का ही ना लिया, ना एनिमल का नहीं ना लिया, वो प्लांट का लिया। तो ये जो वाल है ये एक्चुअली में क्या है, सेल वाल है। क्या है, सेल वाल है। इसके सेल वाल के अंदर जो भी चीज है वो मर गया, वो डिकम्पोज हो चुका था, क्योंकि वो सूखा लकड़ी लिया था। तो इसके अंदर जो भी चीज है उस चीज का इसने ऑब्जॉर्व नहीं कर पाया, उस चीज का इसने स्टडी नहीं कर पाया, क्योंकि वो सूखा मरा हुआ सेल लिया था। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ वो बाहर का जो ये लेयर है उसी चीज को वो देख पाया, जिसको क्या बोले हम लोगों ने, सेल वाल। तो एक्चुअल में रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवरी नहीं बल्कि सेल वाल का डिस्कवरी किया था। उसने सेल का जो स्केलेटन होता है, ऊपर का जो ढांचा होता है, उस चीज का उसने ऑब्जर्व किया, उस चीज का डिस्कवर किया। लेकिन सबसे पहली बार इसने देखा था, इसी वजह से हम बोल देते हैं कि इसी ने सेल का डिस्कवर किया। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि सेल का जो डिस्कवर किया है वो कौन किया है, तो भी बोलिएगा रॉबर्ट हुक, और सेल वाल का तो भी बोलिएगा आप रॉबर्ट हुक। लेकिन ये कभी नहीं बोलिएगा कि किस, अगर पूछेंगे किस तरह का सेल, डेड सेल या लिविंग सेल, तो आपको बोलना है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवर किया था। तो इसलिए हमने नोट में करके लिखा दिया है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल वाल। तो आप ये जो मैंने पेपर लाइक स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे सजाया है, इस चीज़ को आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा और सारे कुछ को अच्छे से बना लीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो मैं आगे बढ़ूँ? थैंक यू। अगला है, रॉबर्ट हुक के बाद दूसरा साइंटिस्ट आया है सेल को स्टडी करने के लिए, एंटोन वान ल्यूवेनहुक। यहाँ पे एन छूट गया बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। एंटोन वान ल्यूवेनहुक जब आए, उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद ही आए हैं। इसने मैक्रोस्कोप के लेंस को थोड़ा इम्प्रूव किया, लगभग कितना, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स इसने मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाया। तब इसने ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व जब किया तो इसने ऑब्जर्व करने के दौरान बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, ना कि सेल को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर डाला। जैसे प्रोटोजोआ में जो अमीबा होता है, अमीबा का डिस्कवर किया। अमीबा एक तरह का यूनिसेलुलर है, एक सेल है तो एक ही सेल का ही बना हुआ, लेकिन एक तरह का ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, ये इंडिपेंडेंट है। आरबीसी का किया, बैक्टीरिया का भी इसी ने ही किया, और बैक्टीरिया के अलावे और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इसने डिस्कवर किया। ये वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्कवर किया, वह सेल का डिस्कवर किया जिसमें मूवमेंट करने की टेंडेंसी हो, चलता फिरता ऑर्गेनिज्म, चलता फिरता यूनिसेलुलर का इसने डिस्कवर किया। यानी कि हम मेरा मतलब बोलने का कि इसने लिविंग सेल का डिस्कवर किया। जैसे बाद में उसी का नाम बैक्टीरिया, जैसे आरबीसी, जैसे अमीबा, और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग सेल का डिस्कवर किया। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया का डिस्कवर तो इसने किया, लेकिन कहाँ से किया? इंसान के दांत की जो गंदगी होता है, ये जो तीथ गम में जो वेस्टिस पाए जाते हैं, वेस्टिस, वाइट कलर का वेस्ट आप देखिएगा आपके दांत से निकलेगा। उसी वेस्ट को जब माइक्रोस्कोप में जाके देखा गया तो उसमें इसको बहुत छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखा, जिसका नाम बाद में अहरनबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट ने
बैक्टीरिया नाम दिया। तो डिस्कवर किया बैक्टीरिया का कौन? एंटोन वान लीeuwenhoek। लेकिन बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम किसने दिया? हरेनबर्ग। तो इस तरह से लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया? एंटोन वान लीeuwenhoek। दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस सेल है और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट के सेल में सबसे पहली बार इसने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी मतलब सेल्स के बारे में जो बात बोले उसी को हम सेल थ्योरी बोलते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट सेल्डन है, जिसका आप फोटो भी देख सकते हैं कि सेल्डन साहब कैसे दिखते थे। लगभग 1838 में ये एक जर्मन बोटेनिस्ट हैं, बहुत बड़े जर्मन बोटेनिस्ट थे। इसने लार्ज नंबर में प्लांट पर स्टडी किया। इसने ऑब्जर्व किया जितने भी प्लांट्स है, बहुत बड़े बड़े लार्ज नंबर में प्लांट को स्टडी किया। क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे तो प्लांट में ही स्टडी करेंगे ना। तो प्लांट सेल में इसने देखा कि प्लांट सेल में हर प्लांट में सेल एक ही जैसा नहीं होता है। हर प्लांट में एक ही जैसा सेल नहीं होता, अनेक अनेक प्रकार का सेल होता है। ऐसा नहीं कि प्लांट है तो हर प्लांट में एक ही जैसा सेल होगा, नहीं। इस प्लांट में ऐसा सेल है तो दूसरे प्लांट में दूसरा सेल है, तीसरे प्लांट में तीसरे जैसा सेल है, अलग अलग तरह का सेल। तो जब इसने बहुत सारे प्लांट्स को जब बारी बारी से स्टडी किया तो उसमें तो देखा कि अलग अलग तरह का सेल से बना होता है अलग अलग प्रकार का प्लांट्स। समझ में आई की बात नहीं? जी हाँ। जो एक प्लांट का टिश्यू है, studied a large number of plants, observed that all plants are made of different types of cell। अलग अलग तरह का सेल से बना होता है। इसने इसका मतलब सिर्फ प्लांट सेल के ही बारे में स्टडी किया। इसने बस इतना ही बात कहा। अगला है थियोडर स्वान, 1839। एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इसने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में स्टडी किया। तो मैं ए नंबर में एनिमल सेल लिखा हूं, अगला बी नंबर में प्लांट सेल लिखा हूं। तो पहले हम ए नंबर पढ़ लें। एनिमल सेल के बारे में जब इसने स्टडी किया तो उसने एक चीज का नोटिस किया। एनिमल सेल के बारे में जब ये स्टडी किए तो उसने एक नोटिस किए। क्या नोटिस किए? एनिमल सेल को जब स्टडी करेंगे आप तो इसने बताया कि सेल के आउटर मोस्ट, जो सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है ना, वो बहुत थीन होता है, बहुत पतला होता है, जिसको हमने बाद में यानी अब क्या कहते हैं उसी थीन लेयर को? सेल मेम्ब्रेन, या उसी का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो एनिमल, तो फिर से मैं बताता हूँ, ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों स्टडी किए। तो उसमें ये डिफरेंस पता लगाया कि पहले एनिमल सेल के बारे में जब स्टडी किए तो उसको सबसे आउटर लेयर एक दिखा जो बहुत पतला लेयर, जिसको हम अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगला जब ये प्लांट सेल में स्टडी किए तो उसको एक कंक्लूजन मिला, एक खास प्रकार का उसको फीचर मिला प्लांट्स में जो एनिमल में नहीं होता है। क्या? कि जहाँ पे वहाँ
एनिमल सेल में जो सबसे ऊपरी यानी जो ऊपरी लेयर होता है जो पतला होता है जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन अब कहा, लेकिन उसको यहाँ पर प्लांट में जो सेल दिखा तो सेल के जो सबसे ऊपरी वाला लेयर उसको दिखा, सबसे ऊपरी वाला लेयर जो दिखा वो एक थोड़ा थिक, उससे एनिमल सेल की तुलना में ये थिक था। थिक तो था लेकिन एनिमल सेल में जो थीन मेम्ब्रेन दिखा था, उसको थीन लेयर दिखा था, उसमें लिविंग था, उसमें लाइफ वाला फीचर था। लेकिन इसमें जो ऊपरी वाला लेयर दिखा, इसमें ये तो ठीक था ही, साथ ही साथ इसमें लिविंग वाला फीचर नहीं था, जिसको हम अब क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो ये डिफरेंस उसने पहली बार बताया था एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि एनिमल सेल में एक थीन लेयर होता है जिसको हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट सेल में एक थिक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और उस सेल वॉल के अंदर तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक यूनिक फीचर है प्लांट्स में। तो ये बात कहा इसने स्वान साहब ने। अगला आप देखिए, थियोडर स्वान ने, ये थियोडर स्वान, ये जो थियोडर स्वान है, इसने सेल हाइपोथेसिस भी दिया। अब ये सेल हाइपोथेसिस मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी, अपने दिमाग में जो आया, उसने जो स्टडी किया उसके हिसाब से उसके दिमाग में कुछ आया सेल के बारे में, कि सेल इस तरह प्लांट या एनिमल में रहता होगा। इसी को हम सेल हाइपोथेसिस बोलते हैं। काल्पनिक, कल्पना किया कि सेल में ऐसा ऐसा कुछ होता होगा। तो क्या कल्पना किया, तो देखिए मैं फिगर में बताया हूँ, ये कल्पना किया चाहे वो एनिमल हो या प्लांट बॉडी हो, उसमें जो सेल होता है तो सेल से तो बना होता ही है एनिमल या प्लांट बॉडी, साथ ही साथ सेल प्रोडक्ट से भी बना होता है। अब ये सेल प्रोडक्ट जैसे कि मैं यहाँ फिगर में बताया हूँ, देखिए फिगर में बना के, ये देखिए गोला गोला करके जो हमने बनाया है, गोला गोला कर करके, ये एक तरह का सेल है। क्या है, सेल है। सेल के अगल बगल में छोटा छोटा बिंदा 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 करके हमने दिखाया है, ये बिंदा एक तरह का मैट्रिक्स है, ये सेमी फ्लूइड है, जिस सेमी फ्लूइड में अलग अलग तरह का केमिकल प्रोडक्ट्स है। इसी वजह से इसको हमने, चूंकि ये सेल सेल के बीच रह रहा है ना, इसी वजह से इसको हमने इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहा। तो बहुत सारा सेल एक जगह है, और वो एक जगह क्यों है, क्योंकि वहां पर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। आपको पता होना चाहिए ये मैट्रिक्स आया कहाँ से, ये मैट्रिक्स सेल खुद सिक्रेट करता है, खुद वहीं से सिक्रीशन होता है। ये देखिए मैं सेल में एरो बना के दिखाया हूँ, ये एरो ये बात बता रहा है, तो जो ये एरो देख रहे हैं आप, जो सेल से बाहर करके एरो दिखाया हुआ है, ये एरो ये बात दर्शा रहा है कि सेल से ही ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स निकल रहा है। इसी वजह से हमने कहा कि ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कुछ और नहीं, ये सेल्स का ही प्रोडक्ट है। देखिए ये इसलिए करता है क्योंकि कुछ खास प्रकार का यानी सेम तरह का फीचर रखने वाले सेल्स आपस में एकजुट हो जाते हैं, और एकजुट होकर आपस में ही रहना चाहते हैं, एक दूसरे से लिंक करवाना चाहते हैं, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट बन सके, एक दूसरे का मदद कर सके, और एक इकट्ठा होकर कोई एक काम को अंजाम दे सके। तो इस तरह के बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ते कैसे हैं, इसी प्रोडक्ट को अपने अंदर जो सिक्रेटरी मटेरियल है उस चीज़ को बाहर निकाल के सिक्रेशंस करवा कर एक जगह ही रहते हैं, और वही सेक्रेटरी मटेरियल को हमने क्या बोला, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो असल में सेल्स का ही प्रोडक्ट है। और इस तरह इकट्ठा कर कर जब भी बहुत सारे सेल्स आपस में रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, जो प्लांट्स का भी हो सकता है या एनिमल्स का भी हो सकता है। अब अगला हम लोग आते हैं तीसरा नंबर।
तीसरा में हम दोनों साइंटिस्ट को मिलाकर हमने बताया है कि इसने सेल थ्योरी तो दिया, शेल्डन और स्वान साहब ने दोनों सेल थ्योरी दिए, लेकिन न्यू सेल का डेवलप कैसे होता है इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ये, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स डेवलप। अरे हम जानते हैं ना, हमारे बॉडी में सेल्स मरता है फिर बनता है, मरता है फिर बनता है, तो ठीक है मरता है तो कैसे मरता है, तो चोट लगी या किसी तरह का कुछ हुआ मर गया, लेकिन सेल्स उसके बदले में फिर रीजेनरेट कैसे होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन डेवलप कैसे होता है, इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा साइंटिस्ट आए जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चो, जिसका आप पिक्चर देख सकते हैं 1855। देखिए इसने इस चीज़ को ही एक्सप्लेन नहीं किया, साथ ही साथ शेल्डन और स्वान साहब ने जो सेल थ्योरी दिया था उसमें और थोड़ा मॉडिफाइड किए और मॉडिफाइड करके फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी में एक्चुअल में क्या होता है, क्या होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी रुडोल्फ वर्चो साहब ने बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि न्यू सेल्स का डेवलप कैसे होता है। तो उसने दूसरी लाइन में हमने लिखा है, दूसरी लाइन में उसने एक्सप्लेन किया कि दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहाँ से? अरे जो सेल पहले मरा या फिर जो पहले वाला सेल है उसी सेल से नया सेल बनता है। जब तक ये नया सेल से नहीं बनाएगा तब तक थोड़े ना मरेगा वो। तो एक सेल जो फॉर्म होता है वो दूसरे ही सेल से फॉर्म होता है, दूसरे ही सेल से। जो पहले वाला सेल है उसी सेल से एक नया सेल बनता है, उसी को हमने बोला प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये सेल है, पहले का सेल है, अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, टूटा और टूट के दो अलग अलग सेल बन गया। तो एक ने ये हो गया न्यू सेल, ये हो गया पहले वाला सेल, ये हो गया प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये हो गया आपका न्यू सेल का फॉर्मेशन। इसलिए हमने लिखा है कि एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू किससे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल में ही टूट जाता है, सेल टूट के एक न्यू सेल्स बनता है। इसी बात को, यही जो रुडोल्फ वर्चो साहब ने इसी बात को, यही जो बात बोले, इसी बात को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेल लिनेज। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेल लिनेज। मैं आपको बता दूं, ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले सेल जिससे कि एक न्यू सेल्स बनता है, वही उसी प्री एग्जिस्टिंग सेल को ही हमने ओमनीज सेलुला ई सेलुला कहा। इसी ओमनीज सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले वाला सेल जिससे कि न्यू सेल्स बनता है। यह ओमनीज सेलुला ई सेलुला एक तरह का लैटिन वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज में ओमनीज सेलुला ई सेलुला को प्री एग्जिस्टिंग, हम यहाँ पे पहले वाले का अंग्रेजी बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग, उसी तरह वहाँ पर लैटिन में प्री एग्जिस्टिंग को ही ओमनीज सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। तो ओमनीज सेलुला ई सेलुला मतलब पहले वाला सेल, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिससे प्री एग्जिस्टिंग सेल जिससे कि सेल डिवीजन होकर एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ? तो आप भूलिएगा नहीं कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला एक्चुअल में होता क्या है। तो क्या होता है भाई, पहले वाला सेल जिससे कि न्यू सेल डेवलप होता है उसी को ओमनीज सेलुला ई सेलुला बोलते हैं, जो एक लैटिन लैंग्वेज है। क्लियर? अब आगे आइए, आजकल सेल थ्योरी से हम क्या समझते हैं? टुडे सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड एज, क्या समझते हैं? यही समझते हैं जो हमने पढ़ा कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट से बने। अभी ये बताया ना, टिश्यू अभी
कि बहुत सारे सेल्स, खास प्रकार का सेल आपस में इकट्ठा हो जाता है, और किस तरह इकट्ठा होता है कि अपना सिक्रेटरी मटेरियल्स को सिक्रेट करते 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 एक जगह एक हो जाता है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। ऐसे इसी से नहीं बना होता है एक ऑर्गेनिज्म। इसलिए बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, जिसको हम इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और दूसरा कि जितना भी सेल्स है, ऑल सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्ट, जितना भी सेल होता है वो अपने पहले वाले सेल से ही डेवलप्ड होता है, जिसको हम लैटिन में ओमनी सेलुला ई सेलुला कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल को। नोट में हमने लिखाया है सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है कि वायरस इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। यहाँ टीआई लिख दिया है हमने, इस टीआई को काट दीजिए, यहाँ पे ऑफ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो वायरस इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। क्यों भाई, क्यों एक्सेप्शन है? बिकॉज वायरस हैज सम प्रॉपर्टीज ऑफ इट, पूरी तरह से इसके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें सेल की कमी होती है। बट इट लैक्स ऑफ सेल, कुछ प्रॉपर्टी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, तो इसका मतलब सेल होगा नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है पर सेल नहीं होता है उसमें। तो क्या होता है? तो फिर वायरस कैसे जिंदा रहता है, कैसे किसी को नुकसान पहुंचाता है, कैसे हम बोल देते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है? वो इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि इसमें एक तरह का बायोमोलिक्यूल्स पार्टिकल्स होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। तो वायरस जो बना होता है किससे? सेल से नहीं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल से बना होता है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत अच्छे डिटेल से दूसरा लेक्चर कवर किया, जिसमें हम मैक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी का डिटेल स्टडी किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा कुछ बहुत क्लियर समझ में आया होगा। जहाँ भी किसी तरह का कोई डाउट या किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, ताकि हम उसको आइंदा से ठीक करके आप लोगों के सामने वीडियो रखें, ताकि आप लोगों को हर तरह का फ़ायदा मिल सके हमारे वीडियो से। तो ठीक है, यहीं से हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। इसके लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बायोलॉजी में महारत हासिल कीजिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों।